आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल। टिल लास्ट ईयर इट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इज अफेक्टेड। सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है नए सिलेबस में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको मालूम नहीं होगा, इससे पहले ये जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वैसे ही था फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, फिर था लेयर्स मिरर एक्सपेरिमेंट। एक एक करके हटा दिया। पहले लेयर्स मिरर को हटाया, फिर कुछ साल के बाद फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म को हटाया। अब ये कोशिश इनका जारी है कि इसको भी हटा दिया जाए, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली लिखा है फ्रिंज विड्थ के बारे में तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कैसे बनाओ फ्रिंज विड्थ, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, सो मुझे तो लग रहा है कि वी आर स्लोली स्लोली गोइंग डाउन। 15-20 साल पहले जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा था आज उनको निकाल दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है। सोचो हाउ योर स्टैंडर्ड। 20 साल पहले 3 एक्सपेरिमेंट था, अब एक है, एक का आधा है, ओनली हाफ इज देयर। एनीवे पढ़ेंगे इसको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स बोलने से मोर देन 50% चांसेस में क्वेश्चन आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। और पोलराइजेशन भी तो हटा दिया, वो पहले था। और 30% आता है ऑन इंटरफेरेंस के ऊपर, बच गया 20% वो हाइजीन प्रिंसिपल वगैरह ऐसे। तो चीज़ों को समझो, अहमियत समझो। चैप्टर का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बढ़िया आराम से पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे, सारी चीज़ को समझेंगे। डेरिवेशन ना निकल गया, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे। सारा चीज़ को समझेंगे। इतना ध्यान से पढ़ो कि मैं जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको कभी रिवीजन नहीं करूँगा बिफोर एग्जाम। ऐसे ध्यान से पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लिखने के चक्कर में कोई नॉलेज ना मिस कर जाए, क्योंकि बहुत सारे हर पॉइंट में आपको कुछ कुछ कंसेप्ट वगैरह मिलते रहेगा, असम्पशन वगैरह मिलता रहेगा। पहला, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉपी में आप एक्सपेरिमेंट लिखते हो, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, पहले क्या लिखते हो? एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? टू फाइंड वेवलेंथ of an unknown light by comparison with a known light. कोई नोन लाइट है और विथ वेवलेंथ ऑफ ए नोन लाइट, ऐसे भी कह सकते हैं, विथ वेवलेंथ ऑफ ए नोन लाइट बाय कंपैरिजन विथ वेवलेंथ ऑफ ए नोन लाइट। वेवलेंथ ऑफ ए नोन लाइट, कोई लाइट है, इसका वेवलेंथ आपको मालूम है, कोई अननोन लाइट दिया गया, उसका वेवलेंथ क्या है बताना है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हो। जैसे कोई चीज़ को वजन करना है, जैसे बाई कंपैरिजन विथ सॉल्ट पैकेट्स, एक सॉल्ट पैकेट का वजन 1 kg आपको मालूम है, या फिर हाफ kg वाला पैकेट आपके पास अवेलेबल है। विद द हेल्प ऑफ दोज पैकेट्स वी कैन मेजर द वेट ऑफ अदर्स आल्सो। सो बाई कंपैरिजन विद द वेवलेंथ ऑफ ए नोन लाइट, हमें अननोन लाइट का वेवलेंथ निकालना है। ये हुआ एक्सपेरिमेंट। दूसरा पार्ट भी था, एनसीईआरटी बुक हाईलाइट नहीं करता है तो नहीं बता रहा हूँ। टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए थीन ग्लास प्लेट, कोई एक थीन ग्लास प्लेट का थिकनेस भी हम इसमें एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हैं। एनसीईआरटी नहीं लिखता है, हम क्यों लिखे? न्यूमेरिकल में आता है, कर लेंगे। राहुल बाबू उतारने के चक्कर में मत बैठो, समझो। अब बगल में जो लड़का बैठा है उसको थोड़ा कोहनी मारो, वो भी उतार रहा है ऐसे। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? ये एक्सपेरिमेंट में होता ये है कि देर आर 2 स्लिट्स। मान लो कि एक बहुत बड़ा सा बोर्ड है और इस बोर्ड पे आपने 2 स्लिट बनाया। छोड़ो, मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। हियर इज ए
board like this. अब इसके ऊपर मैं एक स्लिट बनाने वाला हूँ, तो आई क्रिएट ए 2 thin holes in this. इसमें 2 छोटे छोटे होल बनाता हूँ. ये हुआ एक होल और ये हो गया दूसरा होल. ऐसा स्लिट का मतलब कोई प्लेट है, इसमें छोटा सा एक होल बना दिया, पिन होल बना दिया. सोचो ऐसे, ठीक है. होल में भी सर्कुलर, में भी रेक्टेंगुलर, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते थे. अब क्या करें, सारे तो हट रहे हैं. अब ये जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे ये मान लो कि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जाता हुआ कोई एक लाइन है, सेंटर ऑफ द स्लिट्स से जाता हुआ कोई एक लाइन है. ये बोर्ड पे 2 स्लिट बनाया गया है और इस स्लिट का नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है? चलो, एक स्लिट का नाम है S1, दूसरा स्लिट का नाम है S2. ऐसे करके दोनों स्लिट का नाम दिए हैं, S1 एंड S2. यहाँ पर कोई एक सोर्स को रख दिया गया और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूर पे एक स्क्रीन रखा गया है. क्या ये एक स्क्रीन है. क्या स्क्रीन है? दिस इज व्हाट इज द स्क्रीन. अब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही थ्योरी पढ़ना है. न्यूमेरिकल को हम देखेंगे, करेंगे. अब ये जो सोर्स है, इट्स ए प्राइमरी सोर्स. बाय हाइजेंस प्रिंसिपल यू नो इट विल क्रिएट वेव फ्रंट्स. इसके चलते वेव फ्रंट्स बनेंगे. ये हुआ एक वेव फ्रंट, ये हुआ दूसरा वेव फ्रंट, ऐसे करके वेव फ्रंट्स चलेंगे. एंड ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट से प्रेजेंटेड है. तो यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट आया. हम इमेजिन किए कि पोजीशनिंग कुछ ऐसे हुआ है कि ये भी बना एक वेव फ्रंट. अगर ये बीच वाला नहीं होता तो शायद ये कुछ ऐसे होता, दोनों स्लिट से जाते हुए. अब हुआ यूं है कि ये दोनों स्लिट अभी सेम वेव फ्रंट के ऊपर है. अगर ये सेंट्रली पोजीशन होगा, सिमेट्रिकली पोजीशन होगा, तो दोनों स्लिट सेम वेव फ्रंट के ऊपर पोजीशन होंगे, क्योंकि मान लो कि दोनों का डिस्टेंस यहाँ से बराबर है, तो सेम वेव फ्रंट पे ही होंगे. एनीवे, अब किसी वेव फ्रंट पे कोई एक पार्टिकल बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स. तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट वेवलेट्स निकलते हैं, ये इंटरमीडिएट वेवलेट के चलते एनर्जी चारों तरफ जाता है. इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ जाता है. अच्छा, यहाँ से भी ऐसे जाता है. तो इसका मतलब यहाँ से जो रे निकलेंगे, दिस विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ से लाइट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. सर, हम तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. तो लाइट तो सीधा आएगा, तो सीधे ही निकल जाना चाहिए उसको. देखो, कंसेप्ट में गड़बड़ हो गया. लाइट इज नॉट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. हर पॉइंट पे वो तितर बितर जाता है, चारों तरफ को आगे की तरफ चले जाता है. मतलब यहाँ पर जो सेकेंडरी सोर्स बना, उनके चलते भी यहाँ पर आपको लाइट्स मिलने वाले हैं चारों तरफ. यहाँ से ये सेकेंडरी सोर्स बन गया, इधर लाइट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा. ये भी सेकेंडरी सोर्स बन गया, चारों तरफ लाइट जाएगा. वेल, अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो लिखने वाली चीजें मैं लिखूंगा, आप लोग लिखना. The two slits behave as two secondary sources. अब ये सेकेंडरी सोर्स से लाइट चारों तरफ जाएगा. हो सकता है कि यहाँ से कोई लाइट आके कुछ यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ से भी कोई लाइट आके यहाँ पे पहुंचा. अब यहाँ पे 2 लाइट एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं. ये एक लाइट हुआ और ये दूसरा लाइट हुआ. These two lights are now interfering on the screen. तो यहाँ से लाइट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा. हर जगह स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होगा. सो नाउ देयर इज इंटरफेरेंस occurring on the screen. कहाँ पे? At some point P interference is taking place. नेमिंग क्या देते हैं? O is center of the slits, C is center of the screen, P is the point of interference. बस ये हो गया सेटअप का ड्राइंग. अब यहाँ पर हर जगह लाइट रेज इंटरफेयर कर रहे हैं, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को समझना है, समझ के इसका वेवलेंथ निकालना है. ठीक है, कितना सिंपल है. अच्छा, तो ये जो सेटअप है, इसमें थोड़ा कुछ चीजें बता देते हैं. D क्या है? D इज डिस्टेंस ऑफ बिटवीन स्लिट्स, और आप ऐसे को स्लिट सेपरेशन. स्लिट मतलब छोटे छोटे 2 होल. स्लिट सेपरेशन मतलब कौन सा डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे D.
कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डी इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। अच्छा, और क्या दिया? सी इज सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का सेंटर। ओके, ऐसा है, ठीक है। इसमें कुछ असल समझ लिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर आपको समझना था, कोई पूछेगा नहीं ड्रॉ दी लाइन डायग्राम, कोई नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन अब आया कि व्हाट आर द असम्पशंस मेड इन द एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ असम्पशन करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, व्हाट आर द असम्पशंस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। assumptions in YDSE Young's double slit experiment। पहला assumption, rays coming out of the slits are monochromatic and coherent, मतलब with zero initial phase difference। सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन है। बोल रहा है कि जो रेज यहां से निकल के आ रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक भी है, कोहेरेंट भी है। पहले भी मैं डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ। कैन यू यूज ए कैंडल लाइट एज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट? नो, उसमें डिफरेंट कलर का लाइट आता है, ब्लू फ्लेम आता है, येलो फ्लेम आता है, रेड फ्लेम आता है, अलग अलग कलर के लाइट आते हैं। इट्स नॉट ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, इट्स ए एक्रोमेटिक सोर्स। और सोडियम वेपर लैम्प, यस इट इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो ये मोनोक्रोमेटिक रहेगा तो सारे वेवलेंथ बराबर होंगे। अच्छा, ये अगर सिमेट्रिकली रखा गया है तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये जितना पास गया है उतनी पास गया, तो फिर दोनों का फेज भी बराबर होगा, दोनों सेम फेज में रहेंगे, जीरो फेज डिफरेंस में। तो फिर इसमें अज्यूम करने वाली बात क्या हुआ? ये हुआ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू क्रिएट दिस। आपको लेबोरेटरी में करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सोचो ये जो सोर्स है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर या नीचे, भाई 1 आर्मस्ट्रांग भी ऊपर नीचे हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अलग अलग हो जाएंगे, पाथ डिफरेंस अलग अलग हो जाएंगे, तो फेज अलग अलग हो जाएंगे। पाथ डिफरेंस के ऊपर फेज डिफरेंस डिपेंड करता है। तो एज्यूम करते हैं ठीक ठाक रखा गया और ये फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 है, ठीक है। ओके, पहला असम्पशन। दूसरा असम्पशन क्या है? दूसरा असम्पशन यह है कि डी जो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है वो वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी है। मतलब जो स्मॉल डी है, स्लिट सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, वो कैसा होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। और ये कैपिटल डी 4 मीटर, 5 मीटर, समझ में आ रहा है? सो इट इज इन 1000 टाइम्स देन द स्मॉल वैल्यू देन स्मॉल डी। ये एक असम्पशन लिया गया। आप पास में रखोगे तो नहीं होगा, या फिर ये गैप को बहुत ज्यादा कर दोगे तो नहीं होगा। ये मिलीमीटर में रहेगा और ये मीटर में रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। तीसरा असम्पशन हुआ इंटरफेरेंस पैटर्न इज स्टडीड। कहां पे? क्लोज टू सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पर रे हर जगह इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे ये स्क्रीन का सेंटर के आसपास जोन में जो है उसको देखेंगे। मान लो कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब वो यहाँ से कितने दूर पे? बहुत ही कम डिस्टेंस पे, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ऐसा क्लोज टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। नहीं कि यहाँ पर स्क्रीन का सेंटर है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूरी पे आप इंटरफेरेंस को स्टडी करो, नहीं, यू हैव टू स्टडी इट क्लोज टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। समझ में? सपोज हम पी पॉइंट में स्टडी कर रहे हैं और कहेंगे कि ये जो पी पॉइंट है
ये सेंटर से कितना दूर पे है, चलो मानते हैं कि पी पॉइंट है, वो सेंटर से कितना दूर पे, y डिस्टेंस में है। तो इसका मतलब हुआ y इज वेरी स्मॉल। तो बिफोर वी एंटर टू द डेरिवेशन ऑफ एवरीथिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पर स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जो कि मिलीमीटर में होता है, 2-3 मिलीमीटर में होता है। d कैपिटल D इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, वो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे होता है। y क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ऑल्सो इन मिलीमीटर्स, मैक्सिमम 10 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, तो y एंड स्मॉल d आर इन मिलीमीटर्स, कैपिटल D इज इन मीटर, ये समझ में आना जरूरी है। ये हो गया असम्पशंस, 2 मार्क वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द असम्पशंस इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ाएं एक्सपेरिमेंट को। चलिए, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा ये फिगर को यहाँ पर ही कर देते हैं, बार बार ये फिगर को मैं यूज करूंगा। कहाँ पे इंटरफेरेंस देख रहे हैं, सपोज वी आर स्टडिंग द इंटरफेरेंस समवेयर एट पॉइंट P मतलब विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्लिट्स, विथ रेस्पेक्ट टू O, P का लोकेशन के बारे में सोचते हैं। P कहाँ है, यहाँ कहाँ, समझाने के लिए कहेंगे कि ये P, ओ ये कुछ थीटा एंगल कर रहा है, चलो मानते हैं ये OC के साथ थीटा एंगल कर रहा है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। What I am going to write is now a part of derivation, वो आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन समझ लो, दिक्कत नहीं लगेगा। अब जब यहाँ पर दोनों रे पहुंच रहे हैं, रे S1 से निकलता हुआ S2 से निकलता हुआ रे, दोनों का पाथ तो बराबर नहीं दिख रहा है, इसका पाथ ज्यादा लंबा दिख रहा है, इसका कम लंबा दिख रहा है, सो देयर इज ए डिफरेंस इन पाथ। यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस था नहीं था, क्योंकि दोनों 0 फेज डिफरेंस में थे, असम्पशन में लिए। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते दोनों रे के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर वहां का फेज हुआ फाई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई, जो हम इंटरफेरेंस की फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस पता कर लेंगे तो हम इंटेंसिटी पता कर लेंगे। कितना फेज डिफरेंस पता करना है तो हमें पाथ डिफरेंस पता करना है। ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है कि ज्यादा लंबा है। अगर मैं यहां से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं फॉर योर इंटरेस्ट, आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ऐसे मैं कोई एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेट मी ड्रॉ ए सॉलिड लाइन सो दैट यू कैन सी, मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। व्हेन आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर, थोड़ा सोचो, व्हाट आई एम सेइंग इज ए पार्ट ऑफ डेरिवेशन, वो आपको नहीं पूछेंगे, समझोगे तो आगे करने में आसान होगा। और थोड़ी देर के लिए while I am explaining this one, I would like to share my board, तो आपको क्लियरली दिखेगा, क्योंकि काफी चीजें मैं बताना चाहता हूं इसमें। ठीक है, ओके, नाउ हियर ये जो है आपका लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, और हम जानते हैं कि ये जो D है, ये OC है, वो 2-3 मीटर 4 मीटर का होता है, जबकि ये डिस्टेंस ये समथिंग लाइक 5-7-10 मिलीमीटर, तो ये कुछ मिलीमीटर में, ये कुछ मीटर में है। ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत स्मॉल हो गया एंगल, तो आप कहोगे कि ये अगर एंगल काफी छोटा हो गया, ये एंगल भी तो काफी छोटा ही होगा, क्योंकि काफी दूर को जोड़ रहे हैं, ये एंगल भी काफी छोटा ही है। जब ये एंगल काफी छोटा हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, 3 एंगल का सम होता है 180, तो ये एंगल भी तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हुआ। यस, इट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। सपोज ऐसे दिस एंगल जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली 90 नहीं है, कितना है, 89.999999, हाँ हो सकता है। तो ये एंगल इज क्लोज टू 0, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल बन जाएगा वही 89.99, मतलब दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। ये लाइन इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, उतने ही बड़ा है। दिस इज द पाथ डिफरेंस। क्या बातें समझ में आया, देखा जाओ नहीं, कैसे देखा जाओ, ओ ऐसा देखो,
ये एंगल क्योंकि काफी छोटा है तो हम कहेंगे ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी सोचो ना, मैं आई विल एक्सप्लेन यू दिस वे। सपोजिंग सॉरी सपोज मैं आपको एक केस लेता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक पॉइंट से मैं कोई चीज को ऐसे जोड़ा हूं, ठीक है, ये गिरे गया, ये गिरे गया। अगर ये लेंथ काफी छोटा है, ये स्लिट था S1, ठीक है, ये दूसरा स्लिट है S2 और यहां से कोई रे ऐसे गया है, और क्योंकि ये डिस्टेंस जो है सॉरी यहां पर दोनों रे ऐसे इंटरफेयर कर रही है स्क्रीन के ऊपर, और मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि ये डिस्टेंस है सम मिलीमीटर में, ये मीटर में, तो ऑब्वियसली ये एंगल काफी छोटा होगा। ये लाइन इससे कितना बड़ा है जानने के लिए ड्रॉ पे परपेंडिकुलर, दिस इज द लेंथ, ये लेंथ इसके बराबर हो गया, ये लाइन इतना ही एक्स्ट्रा लेंथ है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछेगा ये लाइन उससे कितना बड़ा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो छोटा सा चीज मिल गया, दैट इज द डिफरेंस इन पाथ। समझ में आया क्या? ये लाइन इससे छोटा है, कितना छोटा है, इतना छोटा है, क्योंकि एंगल काफी छोटा है, हम कहेंगे ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, ये बाकी एक्स्ट्रा लेंथ है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। क्योंकि डेरिवेशन नहीं है तो क्यों लिख पाएंगे सारे चीज। हाँ, तो हम देखें यहां पर कि इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है कितना है, दैट पाथ डिफरेंस इज समथिंग लाइक डेल्टा एक्स। कहां से कहां तक, ये वाला लेंथ, ये लेंथ है पाथ डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो P पॉइंट पे पहुंचते हुए दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल तो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो आप कहोगे ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल बन गया थीटा। अब ये लेंथ कितना है, d है, ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया डेल्टा एक्स, d साइन थीटा। सो P पॉइंट पे पहुंचते हुए दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, d साइन थीटा। तो दिस इज पार्ट ऑफ डेरिवेशन, आपको मर्जी है याद रखोगे नहीं रखोगे। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करें, पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज एट P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू d साइन थीटा। सिलेबस से निकल दिया गया है, डेल्टा एक्स इक्वल डी साइन थीटा। फर्दरमोर अगर हम कहेंगे ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस d है, तो y बाई डी इज इक्वल टू tan थीटा। आप कहोगे y बाई डी इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से क्या पता चला, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। क्यों सर, क्यों स्मॉल है, क्योंकि हम असम्पशन लिए, क्या असम्पशन लिए कि हम सेंटर के आसपास की इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे, मतलब y इज वेरी वेरी स्मॉल। क्यों, क्योंकि y इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d। फिगर में देखो, फिगर में क्या था, ये y था, y इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d, तो y बाई डी जो tan थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब अभी आप जानते होंगे कि व्हेन थीटा इज स्मॉल cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम एज sin थीटा, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। cos थीटा बहुत व्हेन थीटा इज क्लोज टू 1 cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, थीटा इज क्लोज टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा क्या हो गया, sin थीटा। तो क्योंकि थीटा काफी छोटा है, हम यहां पर कहेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, साइन थीटा इज डेल्टा एक्स बाई डी, tan थीटा इज y बाई डी, इससे पता चला डेल्टा एक्स इज y d बाई डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नॉट द डेरिवेशन।
तो क्या याद रखना पड़ेगा पूरे डेरिवेशन से? ये कुछ नहीं, कैसे बना कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नंबर 4 का, जैसे कैपेसिटर से एनर्जी का डेरिवेशन हटा दिया था, फॉर्मूला तो था ना एग्जैक्टली दैट वे। तो क्या याद रखना है पॉइंट नंबर 4 में? एट ए डिस्टेंस y from center of screen, the path difference between rays is delta x, क्या है वो? y into d by d। ये याद रखना पड़ेगा। कैसे हुआ कोई नहीं पूछेगा क्योंकि डेरिवेशन घटा दिया। समझ में आया? सेंटर से y डिस्टेंस में, सेंटर से y डिस्टेंस में पाथ डिफरेंस कितना है? मतलब इस स्क्रीन पे किसी भी जगह पे आपको पूछा गया यहाँ पर जो दोनों रे पहुंचेंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? y निकाल दो, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर y निकाल दो, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। स्मॉल d कैपिटल D आर ऑलवेज गिवन क्वांटिटीज। सेटअप में आपको स्मॉल d कैपिटल D मालूम है। इन टर्म्स ऑफ y यू कैन फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस। तो किसी भी पॉइंट का पाथ डिफरेंस पता कर लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। Now, next important point, slowly we are approaching towards the core thing, point number 5. For a bright spot at P, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n पाई। फेज डिफरेंस मस्ट बी 2n पाई, जबकि n का वैल्यू होता था 0, 1, 2 and so on. But you know again, phase difference is related to path difference by the relation 2 pi by lambda into delta x, that is equal to 2n pi. डेल्टा x हम निकाल चुके हैं y d by d, सो यहाँ से 2 pi कैंसिल हो गया। डेल्टा x का वैल्यू क्या मिला? n लैम्बडा। डेल्टा x की जगह वैल्यू डालो y d by d, दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा। जबकि n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ढेर सारे वैल्यूज है नहीं। अब n का वैल्यू 0 डालो तो इसमें से हम y का वैल्यू निकालना चाहेंगे। y का वैल्यू निकालना चाहेंगे, कहेंगे कि y is n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो सेंटर से ये सारे डिस्टेंस पे, कौन सारे डिस्टेंस में? n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d डिस्टेंसेस में ब्राइट स्पॉट फॉर्मेशन होगा। क्या मतलब होता है सर? अरे n का वैल्यू 0 डालो, y का एक वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू 1 डालो, y का दूसरा वैल्यू मिलेगा। मतलब बहुत सारे ब्राइट स्पॉट्स होने वाले हैं। y का वैल्यू 0 डालो तो चलो देखते हैं, y इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D बाई d, जिसमें n का वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n का वैल्यू 0 डालो तो y का वैल्यू हुआ 0, 1 डालो तो लैम्बडा d बाई d, 2 डालो तो 2 लैम्बडा d बाई d। ऐसे करके ये सारे डिस्टेंसेस में ब्राइट स्पॉट्स होंगे। सेंटर से क्या क्या डिस्टेंस में ब्राइट स्पॉट्स होने वाले हैं? सेंटर से ये सारा डिस्टेंस में ब्राइट स्पॉट्स होने वाले हैं। तो ढेर सारे ब्राइट स्पॉट्स होंगे। समझ में आ रहा है? सेंटर से 0 डिस्टेंस में, सेंटर से 0 डिस्टेंस में भी ब्राइट स्पॉट होने वाला है। क्या मतलब उसका? मतलब ये हुआ कि ये दोनों रे जब आके यहाँ पे सेंटर पे मिलेंगे तो इसका पाथ जितना लंबा होगा उसका भी तो उतना ही लंबा होगा। ऑलरेडी फेज डिफरेंस 0 था, पाथ डिफरेंस भी 0 हो गया, तो फिर तो 0 फेज डिफरेंस तो 0 पाथ डिफरेंस तो ब्राइट स्पॉट होना ही था। सेंट्रल स्पॉट ब्राइट है, ठीक। और यहां से लैम्बडा डी बाई डी में दूसरा ब्राइट स्पॉट होगा, 2 लैम्बडा डी बाई डी में तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके खाली ऊपर नहीं नीचे की तरफ भी होगा, क्योंकि यहां से y डिस्टेंस में दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, यहां से y डिस्टेंस नीचे भी दोनों रे के बीच में वही पाथ डिफरेंस होगा, ऊपर और नीचे। सो ऊपर भी ब्राइट स्पॉट होंगे ढेर सारे, नीचे भी ब्राइट स्पॉट्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। ठीक है, तो सेंटर से क्या क्या डिस्टेंस पे ब्राइट स्पॉट्स होने वाले हैं? सेंटर से ये सारा डिस्टेंस पे ब्राइट स्पॉट होने वाला है। ये था पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6,
फॉर डार्क स्पॉट एट पी। डार्क स्पॉट होने के लिए फाई का वैल्यू क्या था? इट वाज और पाई, जबकि एन का वैल्यू था 0, 1, 2 एंड सो ऑन। फाई को फिर से हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। यहां से डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या मिल गया? पाई पाई को खा गया, मिल गया 2n प्लस 1 होल इंटू लैम्बडा बाई 2। 2n प्लस 1 होल इंटू लैम्बडा बाई 2। अब n का अलग अलग वैल्यू के लिए डालेंगे तो वैल्यू अलग अलग मिलेगा। और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था? इट वाज y d बाई डी इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स का वैल्यू ये था, हम लोग निकाले थे 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। तो वैल्यू ऑफ y क्या आ गया? y आ गया 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। n का अलग अलग वैल्यू डालो, 0 डाल दो, 0 डाल दोगे तो मिलेगा लैम्बडा d बाई 2d। 1 डालो 3 लैम्बडा d बाई 2d। 2 डालो 5 लैम्बडा d बाई 2d। सो सेंटर से ये सारे डिस्टेंसेस में डार्क स्पॉट बनने वाला है। लेकिन ये एक डेरिवेशन हो गया, ये भी नहीं पूछेगा आपको, लिख रहे हो ठीक है। तो क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर 5 और 6 में से क्या याद रखना है? फाइनल आंसर को याद रखना है, फाइनल स्टेटमेंट को याद रखना है। क्या याद रखना है? ब्राइट स्पॉट्स आर, ये याद रखना है, फॉर्म, ब्राइट स्पॉट्स आर फॉर्म्ड एट distances y from center, y is 0, और इतना सारा याद रखो या ऐसे रखो n लैम्बडा d बाई d, n is 0, 1, 2। ये स्टेटमेंट याद रखना। कैसे हुआ वो याद नहीं रखना, क्योंकि डेरिवेशन निकाल दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे डार्क स्पॉट्स आर फॉर्म्ड कहां पर? कंटिन्यू कर रहे हैं, नोटेड, इंपोर्टेंट नोटेड में आप कहोगे डार्क स्पॉट कहां कहां पर फॉर्मेशन हुआ? आप कहोगे डार्क स्पॉट्स आर फॉर्म्ड। मैं बार बार चीजों को बताता हूं, फिर बोलता हूं कि नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को जानने में इंटरेस्ट होगा तो उसको माइनस कर देना दिमाग में, जिनको इंटरेस्ट नहीं है। डार्क स्पॉट्स आर फॉर्म्ड, ये याद रखना। डार्क स्पॉट्स आर फॉर्म्ड एट डिस्टेंसेस y फ्रॉम सेंटर वेयर y इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला था 2n प्लस 1 होल इंटू लैम्बडा d बाय 2d। ये सारा डिस्टेंसेस में डार्क स्पॉट्स होंगे। ये हो गया कैलकुलेशन। कोई प्रोग्राम करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, देन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सेटअप, अपैरेटस रिक्वायर्ड, देन कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। क्या देखेंगे हम? ठीक है, क्या हम देखेंगे? ठीक है, क्या मिलेगा? थोड़ा यहां पर एक नया टर्म डिफाइन करता हूं, जो कि कोर टर्म है, फ्रिंज विड्थ। हम लोग इसको FW लिखेंगे। काफी बुक में सिंबल वगैरह देता है, लेकिन वो सिंबल सबका यूनिक नहीं, अलग अलग रहता है। वी राइट फ्रिंज विड्थ को फ्रिंज विड्थ FW इसे लिखेंगे, या फिर पूरे फ्रिंज विड्थ ही लिखेंगे। क्या है ये फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ अब ये पूछेगा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको इंपॉर्टेंट करके। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? व्हाट इज द फॉर्मूला? डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है।
द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स, टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ स्टेटमेंट। दो आसपास के ब्राइट स्पॉट के बीच में जो डिस्टेंस है या फिर दो आसपास के डार्क स्पॉट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज का विड्थ, फ्रिंजेस पड़ेंगे लाइट, उनका विड्थ। अच्छा, तो चलो देखते हैं दो आसपास की डार्क स्पॉट के बीच में क्या डिस्टेंस है, दो आसपास की ब्राइट स्पॉट के बीच में क्या डिस्टेंस है। हम जानते हैं कि कहां पर ब्राइट स्पॉट होगा, यहाँ पे होगा y = 0 में, y = λd/d में, y = 2 λd/d में। दो ब्राइट स्पॉट, एक सेंटर से एक, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना, दूसरा कितने दूर पे मिला जब y हो गया λd/d, तीसरा कहां पर बना जब y हो गया 2 λd/d। तो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट, किसी भी दो के बीच में, आसपास की दो के बीच में डिस्टेंस कितना है, क्या बता सकते हो? दो ब्राइट स्पॉट के बीच में डिस्टेंस कितना है? यहाँ से 2 λd/d में एक बना है ब्राइट स्पॉट, λd/d में एक बना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दो ब्राइट स्पॉट के बीच में जो डिस्टेंस है। तो क्या बन गया फॉर्मूला? λd/d। समझ में आ गया? वैसे ही अगर डार्क स्पॉट के बीच में देखें तो एक डार्क स्पॉट बना यहाँ पे, दूसरा डार्क स्पॉट बना यहाँ पे, ये दोनों डार्क स्पॉट के बीच में डिस्टेंस कितना है? दिस माइनस दिस, वही λd/d। तो आप कहोगे इट इज गिवन बाय, क्या लिखना है? इट इज गिवन बाय, बस खत्म कहानी। गिवन बाय फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू λd/d। सिलेबस में क्या लिखा है, ये कैसे बना बताने की कोई जरूरत नहीं है, कितना बना वही याद रखो, बस यही पार्ट भगा दिया गया। लास्ट ईयर था, ये सब निकाल दिया। डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोर्स, तो ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज क्या फ्रिंज विड्थ भी समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 8 में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। क्या देखेंगे हम स्क्रीन के ऊपर, इसमें से 1-2 मार्क वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। फ्रिंज विड्थ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लैम्बडा कैपिटल डी स्मॉल डी रहेगा, निकालो फ्रिंज विड्थ कितना, ऐसे करके पूछेंगे। तो करेंगे हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे, बट बिफोर दैट हमें देखना है कि क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला हुआ कि सेंट्रल स्पॉट, बताओ तो सेंट्रल स्पॉट वाज डार्क और ब्राइट? जो ध्यान से सुन रहा होगा वही बताएगा। स्क्रीन के सेंटर में जो स्पॉट था वो डार्क था कि ब्राइट था? ब्राइट था, सिंपल। और ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क वाला। अच्छा, इसमें क्या इंपोर्टेंट है कि इसको सबसे इंपोर्टेंट कहा गया? क्योंकि पहले जो लेयर्स मिरर एक्सपेरिमेंट था, फ्रेशनेस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट था, वो सब में सेंट्रल स्पॉट ब्राइट नहीं होता था, इसमें होता था। तब से इसका इंपोर्टेंस शुरू है। सेंट्रल स्पॉट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है? ब्राइट है। तो ये दोनों हट गए, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल स्पॉट इज ब्राइट। What is the type of spot formed at the center of the screen in YDAC Young's double slit experiment? आपको हाँ ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म। अच्छा, दूसरा, अब जो सेंट्रल स्पॉट था, सेंट्रल स्पॉट की दोनों तरफ हमारे पास बहुत सारे स्पॉट्स बने थे, है ना? बहुत सारे स्पॉट्स बने थे। यहाँ पर जैसे ये ब्राइट स्पॉट था, ये ब्राइट, फिर नीचे भी तो ये हुआ था, मतलब बहुत सारे ब्राइट स्पॉट्स हुए थे, डार्क स्पॉट्स हुए थे। अब थोड़ा मैं वही चीज को दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक बार विजुअलाइज कर लोगे तो सारी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये था हमारा स्क्रीन, ये था सेंट्रल स्पॉट, यहाँ पे था ब्राइट स्पॉट, ठीक है। और यहां से लैम्बडा d/d डिस्टेंस में दूसरा ब्राइट स्पॉट, तो नीचे भी होगा तीसरा ब्राइट स्पॉट, ये भी दूसरा ब्राइट स्पॉट है लैम्बडा d/d में।
अच्छा, पहला डार्क स्पॉट कहां पर था? पहला डार्क स्पॉट था सेंटर से कितने दूर पे, इनके जगह 0 डालो तो लैम्बडा डी बाई 2d, मतलब यहां से लैम्बडा डी बाई 2d डिस्टेंस में डार्क स्पॉट बना था यहां पे। आई विल से द डार्क स्पॉट वाज ऑफ समथिंग लाइक ये था डार्क स्पॉट। चलो ठीक है, फिर ये ब्राइट स्पॉट हुआ। दूसरा डार्क स्पॉट कहां पर होगा? 3 लैम्बडा डी बाई डी में, मतलब यहां पे। दूसरा ब्राइट स्पॉट कहां पर होगा? 2 लैम्बडा डी बाई डी में, ये ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि ये दो ब्राइट स्पॉट के बीचों बीच रहता है डार्क स्पॉट। सेम हाल तो इधर भी होगा भैया, मतलब स्क्रीन पे जो डार्क और ब्राइट स्पॉट्स आपको दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क एंड सो ऑन, नीचे की तरफ भी हुई है। तो यही चीज को लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखना है? लिखना ये है कि डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स अकर, डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स अकर, डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स are formed on the screen are formed with equal spacing on either side of center of screen, स्क्रीन की सेंटर की दोनों तरफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट बनेंगे इक्वल स्पेसिंग में, सिमेट्रिकली। ऊपर जैसे दिख रहा है नीचे वैसे ही दिख रहा है। ये हुआ एक ऑब्जर्वेशन। स्क्रीन पे डार्क ब्राइट स्पॉट बहुत सारे बने, ब्राइट डार्क इक्वल स्पेसिंग में, कांस्टेंट स्पेसिंग में। मैं इक्वल स्पेसिंग लिखूं या फिर कांस्टेंट स्पेसिंग लिखूं, इट विल बी कांस्टेंट स्पेसिंग। स्पेसिंग कांस्टेंट है, ये नहीं कि दूर जाने से स्पेसिंग कम ज्यादा हो जाएगा, स्पेसिंग तो कांस्टेंट है। बात समझ में आया? ठीक है। और क्या ऑब्जर्वेशन है? अगर मैं कहता हूं प्लॉट करने के लिए वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, वेरिएशन और नेमिंग ऑफ स्पॉट, पहले देख लेते हैं नेमिंग ऑफ स्पॉट। नेमिंग द स्पॉट्स, ये सारे स्पॉट को नाम देंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एक्सिस, ये हो गया आपका स्क्रीन, और यहाँ पे बन गया आपका ब्राइट स्पॉट, यहाँ पे दूसरा ब्राइट स्पॉट, यहाँ पे तीसरा ब्राइट स्पॉट, और वैसा ही कुछ नीचे की तरफ भी था, है ना? नीचे की तरफ था, यहाँ पर भी थे ब्राइट स्पॉट्स ऐसे। और डार्क स्पॉट कहाँ थे? डार्क स्पॉट थे कुछ यहाँ पे था एक डार्क स्पॉट बीच में, यहाँ पर दूसरे में, और ऐसे करके ढेर सारे डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। अब ये स्पॉट्स को नेमिंग करते हैं। लेट अस कॉल द सेंट्रल स्पॉट इज B0, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। नेमिंग याद रखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये पहला ब्राइट स्पॉट B1, ये B2, सिमिलरली ये हो गया D1 पहला डार्क, दूसरा डार्क, पहला डार्क, दूसरा डार्क, ये हो गया B1, ये हो गया B2। समझ में आया? B1 का मतलब क्या है? BI का मतलब क्या है? इट इज ith ब्राइट स्पॉट। DI का मतलब इट इज ith डार्क स्पॉट। ये नाम क्यों याद रखे सर? अरे क्या क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन बता देता हूं तो आपको क्या याद रखना है पकड़ में आ जाएगा। वो पूछेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर डार्क स्पॉट एंड फोर्थ ऑर्डर ब्राइट स्पॉट। फर्स्ट ऑर्डर डार्क स्पॉट एंड सेकेंड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट सपोज, मतलब D1 और B2 के बीच में डिस्टेंस पूछेगा। तो थोड़ा इधर देखो रवि, लुक दिस साइड।
D1 और B2 के बीच में पूछेगा, मतलब आप क्वेश्चन समझ जाओगे ना, फिर क्या चीज याद रखना है आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये नोमेनक्लेचर किस लिए हो रहा है, खाली दो स्पॉट के बीच में डिस्टेंस जानने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा। पूछेगा व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर डार्क स्पॉट एंड सेकेंड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये हो गया D1, ये हो गया B2, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, देखो तो यहां से यहां तक होता है 1 फ्रिंज विड्थ और ये आधा फ्रिंज विड्थ, तो आप कहोगे इट इज 1.5 फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ निकालना आपको आता है। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस में पूछा था। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो एक तरफ का B2 दूसरी तरफ का D1 ले लेंगे। ये भी तो एक डार्क स्पॉट है फर्स्ट ऑर्डर का, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस को मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर डार्क स्पॉट एंड सेकेंड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट हो गया। क्या आप में से कोई मेरी मदद करेगा बताने में, इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B2 एंड D1। ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस और ये हो गया था मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, 1 फ्रिंज विड्थ, 2 फ्रिंज विड्थ, आधा 2.5 फ्रिंज विड्थ। सो इफ यू नो द नेमिंग तो आप रफली फिगर ड्रॉ करके कितना फ्रिंज विड्थ होगा कैलकुलेट कर लोगे, फ्रिंज विड्थ निकाल लियोगे, 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, यू नो द डिस्टेंस। क्या बात समझ में आया। तो ये नेमिंग जानने का इंपोर्टेंस आपको अभी समझ में आ गया। ये हो गया 1.5 फ्रिंज विड्थ हुआ और ये हो गया 2.5 फ्रिंज विड्थ। ये क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड B2, फर्स्ट ऑर्डर डार्क स्पॉट सेकेंड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट, ऐसे करके। तो ये नाम से डरना नहीं है, नेमिंग इसलिए दिया गया है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लॉट करो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। स्क्रीन के ऊपर हर जगह इंटेंसिटी बराबर नहीं है, कहीं ब्राइट है, कहीं डार्क है, कहीं इंटरमीडिएट है, कैसा है ड्रॉ करके दिखाओ। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, फिर इसको करेंगे। सपोज हम कहेंगे ये हो गया स्क्रीन, ठीक है, ये हो गया स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे मुझे डार्क एंड ब्राइट स्पॉट ड्रॉ करना है। थोड़ा टेढ़ा है, स्क्रीन को सीधा करते हैं, स्क्रीन सीधा हो गया। अब ये हो गया आपका सेंट्रल स्पॉट। चलो मैं इस स्क्रीन पे कुछ ये लाइन में लेता हूं इंटेंसिटी I और इधर लेता हूं Y। कहां कहां पर डार्क स्पॉट होगा, आप जानते हो कि सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा, यहां पर ब्राइट होगा। यहां से कुछ डिस्टेंस में लैम्बडा D/2D में डार्क स्पॉट होगा, डार्क स्पॉट है तो इंटेंसिटी 0 होगा। चलो मानते हैं कि जो दो लाइट रे आ रहे हैं उनका इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी I1 एंड I2 है। एंड सपोज दोनों लाइट रे का इंटेंसिटी बराबर है, तो जो डार्क स्पॉट होगा उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये बोथ इंटेंसिटी है इक्वल, तो डार्क स्पॉट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कितना होगा इंटेंसिटी डार्क स्पॉट का, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर दोनों बराबर है, यहाँ पर डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। वी नो द फॉर्मूला, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी का √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। If both the two intensities coming out of the two slits are of equal strength, then what will the resultant intensity at the dark spot? 0। तो क्या हो गया, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, फिर यहाँ से कुछ दूरी पे इंटेंसिटी फिर से मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे फिर से 0 हुआ, फिर से मैक्सिमम होगा, फिर से 0 होगा। And the same thing happens on the other side also, because these fringes are forming symmetrically on either side of the center of the screen। यहाँ पर भी ये मैक्सिमम होगा। चलो ये सारा इंटेंसिटी का वेरिएशन को दिखाते हैं, कैसे होगा देखो। तो आई विल ट्राई टू ड्रॉ द इंटेंसिटी वेरिएशन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जैसे जैसे गया इंटेंसिटी घटा, घट के बन गया 0, फिर बढ़ा, बढ़ के बन गया मैक्सिमम, फिर घटा, घट के हो गया 0 एंड सो ऑन। सेम थिंग हैपेंस ऑन दिस साइड आल्सो, ये घटा, घट के हो गया 0, फिर बढ़ के हुआ मैक्सिमम, फिर घट के हुआ 0 एंड लाइक दिस द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इज टेकिंग प्लेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्या बातें समझ में आया, वेरी गुड। देखो जब ये क्वेश्चन आएगा प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन सेंटर ऑन द स्क्रीन इन YDAC, तो आपको ये फिगर करना है, लेकिन ये काफी नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा फिगर तब बनता है व्हेन I1 एंड I2 आर बोथ इक्वल।
अगर I1 I2 दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? लेट अस थिंक। I will draw, I'll repeat the figure. Suppose I say I1 and I2 are not same. I1 and I2 are not same. बराबर है तो डायग्राम ऐसे होगा, समझ में आ गया। बराबर नहीं है तो डायग्राम क्या होगा? आप देखोगे बराबर अगर नहीं है तो क्या आप कहोगे कि जो सेंट्रल स्पॉट रहेगा उसका इंटेंसिटी जीरो रहेगा? क्या जीरो नहीं रहेगा। I1 and I2 are different. इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द डार्क स्पॉट क्या हो जाएगा? रूट I1 माइनस रूट I2। पहला केस में जब दोनों बराबर थे तो जीरो हो जाता। अब I1 I2 अगर बराबर नहीं है तो डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी जीरो होगा? क्या नहीं होगा। तो क्या कहेंगे उस केस में? डायग्राम में हमको यहां तक नहीं जाना है, हमको डायग्राम में कुछ यहां तक आना है, कुछ इंटेंसिटी रहेगा, वहां से मोड़ जाना है। तो फिगर में क्या बदलाव आएगा? ये फिगर को थोड़ा मैं हटा देता हूं। देखो ये ऐसा हो गया। नाउ द डायग्राम इज समथिंग डिफरेंट। देखो at the position of minimum intensity, at the position of dark spot, the spot is not absolutely dark. spot is not absolutely dark. इसमें कुछ वेरिएशन रह गया, मिनिमम इंटेंसिटी भी कुछ रह गया है। तो ये दो डायग्राम आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर पूछा गया कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन तो आपको दो डायग्राम करना पड़ेगा। ये when I1 and I2 both are equal, ये when I1 and I2 are not equal. Or they may specifically ask you when the intensities of the rays coming out of the slits are equal, plot the variation of intensity. तो पहले बार unequal तो plot the variation of intensity will be something different. ठीक है, करो। क्या ये वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया? yes. अच्छा, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं कोई मुझे बताएगा ये जो पॉइंट ब्राइट स्पॉट बन रहा है इसका नाम क्या है? D1। यस। ये जो डार्क स्पॉट यहाँ पे बन रहा है उसका नाम क्या है? ये डार्क स्पॉट का नाम यहाँ D1 होगा, ये होगा D2, है ना? यस। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी देख ली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, यहां पर हम और एक टर्म डिफाइन करेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कुछ बुक में इसको बीटा करके लिखते हैं, हम भी लिख सकते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रिंज विड्थ। क्या? It is the angle made by one fringe width at center of slits। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ स्लिट बोल रहा हूं, स्क्रीन नहीं बोल रहा हूं। मतलब ये हो गया एक स्लिट, ये हो गया ये स्लिट, और ये हो गया स्क्रीन, ये हो गया सिमेट्रिकल लाइन। मान लो कि एक फ्रिंज विड्थ इतना लंबा हुआ, कितना डिस्टेंस है ये? लैम्बडा डी बाई डी। एक फ्रिंज विड्थ की लंबाई सेंटर ऑफ द स्लिट्स पे, ओ पे जो एंगल कर रहा है उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ और बीटा। समझ में आया? ठीक है, तो फिर क्या बता सकते हो कि tan बीटा कितना होगा? tan बीटा इज दिस बाई दिस। ये लेंथ कितना है? ये तो d था, तो इट इज लैम्बडा। और कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला? इट इज फ्रिंज विड्थ बाय डी। इज नॉट इट सेम एज लैम्बडा बाय डी? यस। अब देखो ये लैम्बडा लाइट का वेवलेंथ है जो कि आर्मस्ट्रांग में होगा, और ये जो स्मॉल डी है कुछ मिलीमीटर में है। मतलब दिस इज वेरी वेरी लार्ज। ये 10 टू द पावर -3 ऑर्डर के हैं, ये 10 टू पावर -10 ऑर्डर का है। सो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -7। इतना छोटा है। और आपको मालूम होगा कि फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। tan थीटा साइन 0 0 है, मतलब व्हेन द एंगल इज स्मॉल क्लोज टू 0
tan 0 का वैल्यू भी 0 आएगा। तो sin थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू, दोनों का वैल्यू इक्वल टू थीटा होता है। तो tan बीटा की जगह हम लिख सकते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई डी। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बता दूंगा तो शायद इसका इंपोर्टेंस समझ में आ जाएगा। वो बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन वाज इंक्रीज्ड, एंगुलर द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज और डिक्रीज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन बढ़ा देंगे तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्ब्डा बाई डी, डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन बढ़ाओ एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल नॉट चेंज। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, समझ में आया। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कैपिटल डी, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, वो कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ही मालूम था हमें, इट वाज लैम्ब्डा डी बाई डी, और ये नीचे डी आया 1 बाई डी, डी को खा गया लैम्ब्डा बाई डी। क्या बात समझ में आ रहा है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। और क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, पॉइंट नंबर एफ। When I share you the questions, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके बाहर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे उसके अंदर ही आएंगे। तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें से क्या क्या चीजें याद रखना है, वो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन था, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, वो हट गया। सोचो एक लॉन्ग क्वेश्चन ही हट गया है फ्रिंज विड्थ निकालने वाली। अभी हम देखना चाहते हैं शेप ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा। ठीक है, समझाएंगे, लिखेंगे तो एक लाइन में लिख देंगे, लेकिन बिना समझे लिखने में क्या मजा आता है। समझ लो, मैं थोड़ा समझा देता हूं, फिर एक लाइन में आंसर आएगा। शेप पैराबोलिक होता है, खत्म। क्यों होता है कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। सो ये था एक सेकेंडरी सोर्स, ये था एक सेकेंडरी सोर्स। यहां से कोई रे आया ऐसे, यहां से कोई रे आया ऐसे, दोनों इंटरफियर किए और मान लो कि ब्राइट स्पॉट बना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस था। स्क्रीन के ऊपर जहां जहां पर सेम फेज डिफरेंस होगा दोनों लाइट के बीच में, वहां पर उतना ही इंटेंसिटी का स्पॉट बनेगा। अगर यहां पर ब्राइट स्पॉट है, कुछ फेज डिफरेंस मान लो 2 पाई है, और जहां जहां 2 पाई होगा वहां पर वही ब्राइट स्पॉट बनेगा। मतलब ये जो स्पॉट है इसका शेप क्या होगा, दैट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग द सेम फेज डिफरेंस। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बोल रहा हूं, अगर कुछ जानना चाहते हो क्यों वगैरह, नहीं तो उतारने में कुछ नहीं है। तो जो शेप बनेगा, मान लो कोई ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट का, इसका जो शेप बनेगा कैसे बनेगा। जो ब्राइट स्पॉट यहाँ पर बनेगा, मान लो कि ये दोनों रे के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो ब्राइट स्पॉट का शेप क्या होगा, शेप ऑफ द ब्राइट स्पॉट इज locus of all points on the screen having the same phase difference। इसका जितना फेज डिफरेंस है उसका भी वही रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर जैसे ब्राइट हुआ वहां पर वैसे ब्राइट हो। सेम फेज डिफरेंस मतलब सेम पाथ डिफरेंस। सो आई कैन से the shape of the spot will be locus of all points on the screen having same path difference। सेम पाथ डिफरेंस होगा। सेम पाथ डिफरेंस को थोड़ा सा लैंग्वेज बदलो, सेम डिफरेंस इन पाथ फ्रॉम 2 स्लिट्स। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे 3-4 पॉइंट है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से निकालो और डिफरेंस निकालो, जहां जहां पर डिफरेंस बराबर आएगा वो स्पॉट वैसे कंटिन्यू करेगा। और शायद आप जानते होंगे कि अगर ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, मैं लेता हूँ कोई एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट लेता हूँ जिसका ये डिस्टेंस मान लो है समथिंग लाइक 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस ले लो कि ये 3 सेंटीमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 13, दिस प्लस दिस। मैं यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया, है ना, मैं यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया, ये कितना ले लिया 6 सेंटीमीटर, ये ले लिया 7 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 13। तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस ये दोनों पॉइंट का इन दोनों से बराबर है। ऐसे सारा पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो आपको एक एलिप्स मिलेगा। व्हाट इज एलिप्स? द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन whose sum of distances from 2 fixed points is a constant is called an ellipse। अब हम क्या देख रहे हैं, sum of the distances नहीं, difference in distances has to be same। तो locus of all points having same difference of distance from 2 fixed points is called a parabola। समझ में आया क्या? तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर parabola। तो क्या लॉजिक आया इसमें? लॉजिक के लिए स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे,
shape of fringes is the locus of all points on screen. All points on screen having same path difference from slits. So shape is parabolic. क्या है शेप? पैराबोलिक। पैराबोला बनता है। समझ में आया? शेप इज ए पैराबोला। डिफरेंस इन डिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। अगर हम देखना चाहेंगे कि वो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के ऊपर ये कैसा दिख रहा है, सपोज हम कहेंगे ये हो गया स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ब्राइट स्पॉट बने। हम किधर से देख रहे हैं? सामने से देख रहे हैं, लुकिंग द स्क्रीन फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका जो मिलेगा, क्या कहते हैं, सेंट्रल स्पॉट, वो कुछ ऐसा मिलेगा, सीधे लाइन। दूसरा वाला कैसा मिलेगा? दूसरा वाला कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा जो दिखने में ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा ब्राइट स्पॉट। तीसरा वाला ब्राइट स्पॉट कैसे बनेगा? तीसरा वाला ब्राइट स्पॉट कैसे बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे करके ढेर सारे ब्राइट स्पॉट इधर को बनेंगे और ब्राइट स्पॉट इधर को भी बनेंगे। ठीक है, ये इधर एक बनेगा और फिर और बनेगा। ऐसे करके ब्राइट स्पॉट्स नीचे बनने लगेंगे। कैसे शेप के? पैराबोलिक शेप पे। ये ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट है, ये सब ब्राइट स्पॉट है। तो यू सी स्क्रीन के ऊपर देखोगे ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलने वाले हैं। समझ में आया? नेमिंग करो तो ये था B0, ये B1, ये B2, ये B3, ये B1, ये ऐसे दिखेगा on the screen. On the screen the spots will look like this. Are you getting? So these are the different interference pattern observed. अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो समझना। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये हो गया इंटरफेरेंस। अब यहां से हमें पता करना है कि वेवलेंथ क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मीट करना है। ऑब्जेक्टिव मतलब अननोन लाइट का वेवलेंथ पता करना है। थोड़ा बता देते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल में हम लोग देर से देखेंगे। क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि कोई एक नॉन लाइट मतलब लैम्बडा 1 का लाइट का इंटरफेरेंस करते हैं। लैम्बडा 1 हमें मालूम है, मान लो कि रेड लाइट का कर रहे हैं, वेवलेंथ मालूम है। फिर एक अननोन लाइट दिया गया, उसका वेवलेंथ क्या है पता करना है। लैम्बडा 1 का कर लिए, तो फ्रिंज विड्थ लिखना लैम्बडा d/d। और फ्रिंज विड्थ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स। ये हुआ ब्राइट, ये हुआ ब्राइट, ये हुआ ब्राइट, ऐसे करके। और ये डिस्टेंस भी ना काफी छोटा रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा, मे बी 0.06 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर, जिसको ऐसे मेजर करना मुश्किल है। शार्प पॉइंट तो रहता है ना, ये लाइट है ना, धीरे धीरे इंटेंसिटी घट रहा हो, पता करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। मान लो कि ये सेंट्रल स्पॉट है, तो 1 2 3 4 5 करके 20 तो मान लो काउंट कर दिए। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 लैम्बडा d/d। अब ये 20 लैम्बडा d/d होने से हमें मेजर करना आता है। 20 या 50 या 100 तो मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर लेंगे। मान लो कि मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ 20 काउंट कर लिए और निकाल दिए। जैसे आप पेंडुलम ऑसिलेशन करते हो, जब पेंडुलम ऑसिलेशन करते हो एग्जैक्ट टाइम पीरियड कितना है? अब बोलोगे यहाँ से गया, इधर गया, फिर वापस जब यहाँ पर आया, जो टाइम लगा वो 1 टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन जब वो इधर आया, रुका कि नहीं रुका, कि धीरे धीरे रुक रहा है, यू कैन नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेट द टाइम।
हम लोग क्या करते हैं टाइम पीरियड जानने के लिए, हम देखते हैं 20 बार इधर उधर करने के लिए कितना समय लगा, दैट डिवाइडेड बाय 20 द टाइम पीरियड। तो हम ये 20 वाले का लेंथ को मेजर कर लेते हैं। मान लो कि वो लेंथ आया x1, फिर अननोन लाइन डालते हैं, अननोन लाइन का फिर से निकालते हैं 20 वाले का, उसका कुछ दूसरा निकलेगा और हम मेजर कर लिए लेंथ कितना निकला x2। तो x1 एंड x2 आर मेजर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, और कुछ मेजर नहीं हुआ है, डिवाइड कर दो। 20 काउंट किए इसका, मेजर कर लिए x1, अननोन लाइन का 20 काउंट कर लिए, मेजर कर लिए x2, डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, λ1 by λ2 इज इक्वल टू x1 by x2। और हमें x1 x2 मालूम है क्योंकि हम मेजर किए, λ1 पहले से मालूम था, यहाँ से λ2 पता चल जाता है। क्या बात समझ में आया? हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ एन अननोन लाइट बाय कंपैरिजन विद वेवलेंथ ऑफ ए नोन लाइट। क्या बात समझ में आया? ऐसे करके ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनते हैं। आई विल गिव यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मुझे आपको सारा क्वेश्चन करवाना है जिसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ताकि विल फोकस एंड लिमिट योरसेल्फ टू दिस, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई विल गिव यू अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस और उसको हम लोग क्लास में करेंगे। आज की सेवा हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।